राजवंश के संस्थापक एक आकर्षक व्यक्ति थे जिनका जीवन और शासनकाल ऐतिहासिक खातों और किंवदंतियों के मिश्रण में डूबा हुआ था। मूल रूप से मौर्य सेना में एक सेनापति पुष्यमित्र रैंकों के माध्यम से महत्वपूर्ण शक्ति और प्रभाव की स्थिति तक पहुंचे। सिंहासन पर उनके उद्गम को लेकर परिस्थितियां इतिहासकारों के बीच बहुत बहस का विषय हैं, जबकि कुछ वृत्तांत उन्हें एक ऐसे सूर्यवंशी के रूप में चित्रित करते हैं जिसने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ को उखाड़ फेंका। अन्य आंतरिक शक्ति संघर्षों और बाहरी खतरों से जुड़े एक अधिक जटिल परिदृश्य का सुझाव देते हैं। सत्ता में उनके उदय के आसपास की अस्पष्टता के बावजूद पुष्यमित्र शुंग एक सक्षम और महत्वाकांक्षी शासक साबित हुए। उन्हें उत्तरी और मध्य भारत के एक महत्वपूर्ण हिस्से पर शुंग शासन को मजबूत करने का श्रेय दिया जाता है। 3 दशकों से अधिक समय तक उनका शासनकाल निरंतर सैन्य अभियानों और रणनीतिक गठबंधनों द्वारा चिह्नित किया गया, जिसने शुंग साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार और सुरक्षा करने में मदद की। उन्होंने बैक्ट्रिया के इंडो ग्रीक शासक डेमेट्रियस प्रथम के आक्रमण को सफलतापूर्वक विफल कर दिया, अपने साम्राज्य को विदेशी खतरों से बचाया। इंडो ग्रीक पर इस जीत ने एक शक्तिशाली शासक के रूप में उनकी स्थिति को मजबूत किया और उन्हें भारतीय इतिहास में एक प्रमुख स्थान दिलाया। पुष्यमित्र शुंग का शासनकाल केवल सैन्य विजयों के बारे में नहीं था, इसने भारत के धार्मिक परिदृश्य में भी एक महत्वपूर्ण बदलाव देखा। ब्राह्मणवाद के एक धर्मनिष्ठ अनुयायी के रूप में पुष्यमित्र ने अशोक द्वारा प्रचारित धार्मिक सहिष्णुता की नीतियों को उलट दिया और ब्राह्मणवादी संस्थानों और अनुष्ठानों को सक्रिय रूप से संरक्षण दिया। कहा जाता है कि उन्होंने वैदिक यज्ञों जैसे अश्वमेध यज्ञ, शाही संप्रभुता का प्रतीक, एक भव्य अनुष्ठान को पुनर्जीवित किया था। ब्राह्मणवाद की ओर इस बदलाव का शुंग साम्राज्य के सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिससे ब्राह्मणवादी परंपराओं और रीति रिवाजों का पुनरुत्थान हुआ। पुष्यमित्र शुंग का शासनकाल हालांकि निरंतर युद्ध और राजनीतिक पैंतरेबाजी द्वारा चिह्नित था, ने शुंग राजवंश की सांस्कृतिक और कलात्मक उपलब्धियों की नींव रखी। ब्राह्मणवाद के उनके संरक्षण और विदेशी आक्रमण से उनके साम्राज्य की सफल रक्षा ने उनके उत्तराधिकारियों के तहत सापेक्ष शांति और समृद्धि की अवधि के लिए मंच तैयार किया। पुष्यमित्र शुंग ने सिंहासन ग्रहण करने पर मौर्यों को उखाड़ फेंकने के बाद अपनी शक्ति को मजबूत करने और अपने शासन को वैध बनाने के कठिन कार्य का सामना किया। उन्होंने किसी भी शेष प्रतिरोध को दबाने और अपने नए स्थापित साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार करने के लिए सैन्य अभियानों की एक श्रृंखला शुरू की। उनका प्राथमिक ध्यान शुंग साम्राज्य के हृदय स्थल को सुरक्षित करना था, जिसमें उपजाऊ गंगा के मैदान और मध्य भारत शामिल थे। पुष्यमित्र की सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक पूर्व से आई, जहां कलिंग राज्य ने मौर्यों के पतन के बाद अपनी स्वतंत्रता का दावा किया था। कलिंग राज्य, जो अपनी समुद्री शक्ति और भारत के पूर्वी तट पर रणनीतिक स्थान के लिए जाना जाता है, ने शुंग साम्राज्य की स्थिरता के लिए एक संभावित खतरा पैदा कर दिया। पुष्यमित्र ने कलिंग राज्य के खिलाफ एक सफल अभियान शुरू किया। इस क्षेत्र पर शुंग प्राधिकरण को पुनः स्थापित किया और साम्राज्य के पूर्वी सीमा को सुरक्षित किया। पश्चिम में पुष्यमित्र को बैक्ट्रिया के डेमेट्रियस प्रथम के नेतृत्व में इंडो ग्रीक आक्रमण को रोकने की कठिन चुनौती का सामना करना पड़ा। इंडो ग्रीक भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति स्थापित करने के बाद अपने क्षेत्र का पूर्व की ओर विस्तार करना चाहते थे। इंडो ग्रीक के खिलाफ पुष्यमित्र की जीत उनके सैन्य कौशल का एक प्रमाण ने न केवल उनके साम्राज्य की रक्षा की, बल्कि उन्हें पड़ोसी राज्यों का सम्मान भी दिलाया। इस जीत ने उनकी शक्ति को मजबूत करने और भारतीय उपमहाद्वीप में शुंग राजवंश को एक ताकत के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुष्यमित्र शुंग का शासनकाल सैन्य शक्ति और राजनीतिक पैंतरेबाजी के रणनीतिक संयोजन द्वारा चिह्नित किया गया था। वह गठबंधन बनाने और अपने शक्ति आधार को मजबूत करने के महत्व को समझते थे। कलिंग राज्य और इंडो ग्रीक के खिलाफ उनके सफल अभियानों ने
उनके रणनीतिक गठबंधनों के साथ उनकी साम्राज्य की सीमाओं को सुरक्षित करने और उत्तर और मध्य भारत में शुंग राजवंश को एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित करने में मदद की। पुष्यमित्र शुंग के पुत्र और उत्तराधिकारी अग्निमित्र अपने पिता द्वारा सैन्य विजय और शुंग साम्राज्य के एकीकरण द्वारा चिह्नित शासनकाल के बाद सिंहासन पर बैठे, जबकि ऐतिहासिक स्रोत अग्निमित्र के शासनकाल के बारे में सीमित जानकारी प्रदान करते हैं। आमतौर पर यह माना जाता है कि उन्होंने साम्राज्य के विस्तार और समेकन की अपने पिता की नीतियों को जारी रखा। अग्निमित्र का शासनकाल भारत के सबसे प्रसिद्ध नाटककारों में से एक कालिदास के साथ अपने जुड़ाव के लिए विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ऐसा माना जाता है कि कालिदास अग्निमित्र के शासनकाल के दौरान एक दरबारी कवि थे और उनका नाटक मालविकाग्निमित्रम शुंग काल के दरबारी जीवन और राजनीतिक साजिशों की झलक प्रदान करता है। नाटक शुंग राजा अग्निमित्र और दक्षिण भारत के एक राज्य विदर्भ की एक सुंदर युवती मालविका की प्रेम कहानी पर केंद्रित है। मालविकाग्निमित्रम नाटक से पता चलता है कि अग्निमित्र का शासनकाल दक्कन के पठार में आगे दक्षिण में शुंग साम्राज्य के प्रभाव का विस्तार करने के प्रयासों द्वारा चिह्नित किया गया था। नाटक में शुंग साम्राज्य और विदर्भ राज्य के बीच संघर्ष को दर्शाया गया है, जो दक्षिण की ओर अपने शासन का विस्तार करने की अग्निमित्र की महत्वाकांक्षाओं का संकेत देता है। जबकि अग्निमित्र के दक्षिणी अभियानों की सटीक सीमा और उनकी सफलता इतिहासकारों के बीच बहस का विषय बनी हुई है, उनके शासनकाल ने निस्संदेह दक्षिणी राज्यों के साथ शुंग साम्राज्य के संबंधों को आकार देने में भूमिका निभाई। अग्निमित्र का शासनकाल हालांकि अपने पिता की तुलना में कम प्रलेखित था, अपने आप में महत्वपूर्ण था। कालिदास के साथ उनका जुड़ाव और मालविकाग्निमित्रम द्वारा प्रदान की गई अंतर्दृष्टि दरबारी जीवन, सांस्कृतिक परिवेश और शुंग काल के राजनीतिक परिदृश्य की बहुमूल्य झलक पेश करती है। इसके अलावा उनके शासनकाल में शुंग राजवंश की विस्तारवादी नीतियों को जारी रखने की संभावना देखी गई, जैसा कि कालिदास के नाटक में दर्शाए गए दक्षिणी राज्यों के साथ संघर्षों से पता चलता है। शुंग राजवंश ने भारत के धार्मिक परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी, एक ऐसे युग की शुरुआत की जो ब्राह्मणवाद के पुनरुत्थान और वैदिक परंपराओं के उत्कर्ष द्वारा चिह्नित था। शुंग स्वयं ब्राह्मणवाद के धर्मनिष्ठ अनुयायी थे। मौर्यों द्वारा प्रचारित धार्मिक सहिष्णुता की नीतियों को सक्रिय रूप से उलट दिया और इसके बजाय ब्राह्मणवादी मान्यताओं और प्रथाओं को बढ़ावा देने में अधिक दृढ़ दृष्टिकोण अपनाया। धार्मिक संरक्षण में इस बदलाव का उनके शासनकाल के दौरान कला, वास्तुकला और सामाजिक संरचनाओं के विकास पर गहरा प्रभाव पड़ा। ब्राह्मणवाद के पुनरुत्थान में शुंगों के सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक वैदिक अनुष्ठानों और यज्ञों का उनका संरक्षण था। कहा जाता है कि राजवंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग ने अपने शासनकाल में 2 बार शाही संप्रभुता का प्रतीक एक भव्य अश्वमेध यज्ञ किया था। इसने न केवल मौर्यों को उखाड़ फेंकने के बाद उनके शासन को वैध बनाने का काम किया, बल्कि वैदिक परंपराओं की वापसी का भी संकेत दिया, जो मौर्य काल के दौरान कुछ हद तक दरकिनार कर दी गई थी। ब्राह्मणवाद का शुंगों का संरक्षण केवल कर्मकांडों और यज्ञों से परे था। उन्होंने ब्राह्मण पुरोहित वर्ग को सक्रिय रूप से समर्थन दिया, उन्हें भूमि, धन और अन्य विशेषाधिकार प्रदान किए। इससे प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों, वेदों के अध्ययन और शिक्षण में पुनरुत्थान हुआ और ब्राह्मणवादी विद्वता का पुनरुत्थान हुआ। शुंगों ने ब्राह्मणवादी देवताओं को समर्पित मंदिरों और अन्य धार्मिक संरचनाओं के निर्माण को भी प्रोत्साहित किया। आगे चलकर साम्राज्य के प्रमुख धर्म के रूप में ब्राह्मणवाद की स्थिति को मजबूत किया। जबकि शुंग मुख्य रूप से ब्राह्मणवाद के अपने संरक्षण के लिए जाने जाते हैं, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उन्होंने अन्य धार्मिक समूहों को सक्रिय रूप से नहीं सताया। बौद्ध धर्म, जो अशोक के शासनकाल में फला फूला था, शुंग काल के दौरान भी अस्तित्व में रहा, यद्यपि कम शाही संरक्षण के साथ। वास्तव में कुछ बौद्ध स्मारकों जैसे कि सांची स्तूप ने शुंग काल के दौरान विस्तार और जीर्णोद्धार देखा, जो बौद्ध धर्म के प्रति एक हद तक सहिष्णुता का सुझाव देते हैं।
हालांकि इस बात से कोई इनकार नहीं है कि शुंगों की नीतियों और कार्यों ने बौद्ध धर्म की प्रमुखता में गिरावट और भारतीय उपमहाद्वीप में प्रमुख धर्म के रूप में ब्राह्मणवाद के पुनरुत्थान में योगदान दिया।